हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। इसके पहले हम लोग देख चुके हैं जीन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है, सिस्ट्रॉन क्या होता है, जिस लेक्चर की लिंक इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप लोग ईजिली यहाँ से देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। तो ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स स्टार्ट करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ट्रांसक्रिप्शन में कौन कौन से मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट होती है, एक तो हमको क्या चाहिए, डीएनए टेम्पलेट चाहिए। अब डीएनए टेम्पलेट क्या करेगा कि हमारे पास जो डीएनए स्ट्रैंड होता है उसमें डबल स्ट्रैंडेड हम लोग डीएनए देखे हैं, तो वहाँ से एक स्ट्रैंड जो होता है वो टेम्पलेट का काम करता है, जिसकी ओरिएंटेशन क्या होती है 3' to 5', और एक जो है कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं हम लोग। ठीक है, दो स्ट्रैंड डीएनए के दो स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं, जिसकी ओरिएंटेशन क्या होती है 3' to 5' होती है, और एक को हम लोग कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। तो क्या चाहिए, सबसे पहले डीएनए टेम्पलेट चाहिए। फिर अब इस पे हम क्या करेंगे, आरएनए के स्ट्रैंड की सिंथेसिस होगी। तो उसके लिए जो आरएनए का स्ट्रैंड सिंथेसिस होगा, वहाँ पे क्या जुड़ेगा, न्यूक्लियोटाइड जो है आपस में जुड़ेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू और पूरा एक चेन बना लेंगे। मतलब वहाँ पे हमको क्या चाहिए, न्यूक्लियोटाइड चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, बट यहाँ पे थायमिन ना होकर के क्या है, यूरेसिल है। मतलब यूरेसिल का न्यूक्लियोटाइड है। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं कि आरएनए की स्ट्रैंड जो होती है उसमें थायमिन ना होकर के यूरेसिल होता है। तो यहाँ पे जो 4 हमारे पास न्यूक्लियोटाइड हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है कि अब ये ऐड करने के लिए न्यूक्लियोटाइड हमारे पास एंजाइम जो होता है वो क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज। क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज होता है। और जो कैटायन यूज होता है यहाँ पे, डाइवेलेंट कैटायन, ठीक है, वो क्या होता है, मैग्नीशियम। जिस तरीके से हम लोग डीएनए में देखे थे मैग्नीशियम जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, वैसे ही यहाँ पे भी ये क्या करेगा, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और टर्मिनेशन के लिए, बैक्टीरियल टर्मिनेशन के लिए, ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन के लिए एक जो है फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रो फैक्टर। क्या होता है, रो फैक्टर होता है। तो आपने देखा कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ट्रांसक्रिप्शन के लिए वो क्या है, डीएनए टेम्पलेट है, एनटीपीज हैं। हम लोग यहाँ पे डी एनटीपीज नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या एनटीपीज बोल रहे हैं। क्यों? हमें पता है कि डी एनटीपीज फॉर डीएनए स्ट्रैंड एंड एनटीपीज फॉर आरएनए स्ट्रैंड। ओके, फिर एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज है, डाइवेलेंट कैटायन है और रो फैक्टर है। रो फैक्टर का क्या काम होता है, टर्मिनेशन में यूज होता है। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आरएनए पॉलीमरेज जो होती है, इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करना है, क्योंकि यहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। यहाँ पे जो सिंगल आरएनए पॉलीमरेज जो होता है, ठीक है, सिंगल आरएनए पॉलीमरेज जो है प्रोकैरियोट में, वो पूरा का पूरा हमारे पास आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए का फॉर्मेशन कराएगा। जबकि यूकैरियोट्स में क्या होता है, 3 डिफरेंट टाइप के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, जिनका हम लोग नाम बोल सकते हैं आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड एंड आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। अब आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट कौन कौन से आरएनए को सिंथेसाइज करेगा, तो ये जो है आरआरएनए के जो सब यूनिट्स होती हैं, 28S RNA, 18S RNA एंड 5.8S RNA, ये सिंथेसाइज करेगा आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा अभी कि प्रोकैरियोटिक में सिर्फ और सिर्फ सिंगल आरएनए पॉलीमरेज होता है। ठीक है, जबकि यूकैरियोटिक के केस में 3 डिफरेंट टाइप के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, और वो डिफरेंट तरीके के आरएनए जो हमारे पास होते हैं, कैटेगरी है, उनको सिंथेसाइज करने में हेल्प करते हैं। फिर आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड जो मेन का फंक्शन होता है, ये जो हमारे पास हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए HNRNA की सिंथेसिस कराने में हेल्प करता है, जो कि आफ्टर प्रोसेसिंग हम लोग उसको क्या बोलते हैं, mRNA भी बोलते हैं, मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। तो HNRNA या अगर आपको दिया है mRNA की सिंथेसिस कौन कराता है, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। ओके, फिर आरएनए पॉलीमरेज थर्ड का काम देखिए। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या करता है, टीआरएनए को सिंथेसाइज कराता है, टीआरएनए को, और एक जो है सब यूनिट ऑफ आरआरएनए की भी सिंथेसिस टीआरएनए कराता है, 5S RRNA। तो देखिए, एक जो है सब यूनिट आरआरएनए की कौन सिंथेसाइज करा रहा है उसको, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। और SNRNA की भी सिंथेसिस कौन कराता है, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड कराता है। कौन कराता है, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है कराता है। तो आपको ये देखना होगा कि जो डिफरेंट टाइप के
आरएनए पॉलीमरेज हैं यूकैरियोट में, वो कौन कौन से आरएनए को सिंथेसाइज करा रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए आरआरएनए में सारी यूनिट कौन सिंथेसाइज करा रहा है, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, बस एक यूनिट जो है 5s आरएनए वो कौन सिंथेसाइज कराता है, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। फिर एचएनआरएनए कौन सिंथेसाइज कराता है या एमआरएनए को, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। फिर हम देखेंगे यहाँ पे क्या कहते हैं, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड किसकी सिंथेसिस कराता है, टीआरएनए 5s आरआरएनए एंड एसएनआरएनए को। ठीक है। अच्छा, अब जब पॉलीमरेज यहाँ पे वर्क करता है, मान लीजिए ये डीएनए के टेम्पलेट है और हमारा आरएनए पॉलीमरेज इस तरीके से वो सिंथेसिस करा रहा है आरएनए स्ट्रैंड की। ठीक है, ये क्या है, आरएनए। और हमें पता है कि जो आरएनए स्ट्रैंड की सिंथेसिस होती है वो भी किस डायरेक्शन में, 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है। अब यहाँ पे एक हमारे पास टॉक्सिन अल्फा एमेनिटिन, ठीक है, अल्फा एमेनिटिन, ये जो है मशरूम, पॉइजनस मशरूम होता है एक, एमेनिटा फेलोइड्स, कौन, एमेनिटा फेलोइड्स से सिक्रेट होता है, जो कि हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड को की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। ओके, ये क्या करता है, अल्फा एमेनिटिन, ये एग्जाम में पूछ सकता है कि अल्फा एमेनिटी इनहिबिट, अल्फा एमेनिटिन किसको इनहिबिट करता है, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड को। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो होता है ये इससे रेजिस्टेंट होता है, क्या होता है, रेजिस्टेंट टू अल्फा एमेनिटिन। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड पे मॉडरेटली है, कभी इफेक्ट होता है कभी इफेक्ट नहीं होता। तो यहाँ पे जो आपको देखना पड़ेगा, अल्फा एमेनिटिन सेंसिटिव आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। ठीक है, तो मतलब अल्फा एमेनिटिन किसकी, अगर हम लोग आरएनए के फॉर्म में देखें किसकी सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा, एचएनआरएनए और एमआरएनए की। तो अब आप अगर देखिए कि मान लीजिए कोई पर्सन है, अगर इस मशरूम को खाता है और वहाँ से ये अल्फा एमेनिटिन सिक्रीट होता है, तो उसमें जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो इनहिबिट होने लगेगी और क्या हो जाएगा, कोई ना कोई एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती है। ठीक है, तो आपने देखा कि आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट्स में कितने होते हैं, सिंगल होता है, जो कि सारे के सारे आरएनए सिंथेसिस कराता है, जबकि यूकैरियोट्स में कितने होते हैं, 3 होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड एंड आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। और आपने देखा कि वो कौन कौन से आरएनए की सिंथेसिस करा रहे हैं और कौन सा टॉक्सिन सिक्रीट होता है, तो कौन सा होता है, अल्फा एमेनिटिन, किससे सिक्रीट होता है, पॉइजनस मशरूम, नाम क्या है मशरूम का, अल्फा एमेनिटा फेलोइड्स, और वो किसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करता है, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड की। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कैसे आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड की एक्टिविटी इनहिबिट होती है। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज के बारे में थोड़ा और डिटेल स्टडी करते हैं। अब आरएनए पॉलीमरेज होता क्या है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज बोलते हैं। क्यों डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि ये क्या करता है, डीएनए के टेम्पलेट, ये क्या है, हमारे पास डीएनए स्ट्रैंड था, उसमें से एक टेम्पलेट की तरह काम कर रहा था, उस पे ये क्या कर रहा है, हमारे पास आरएनए चेन की सिंथेसिस करा रहा है। मतलब ये जो आरएनए चेन पे न्यूक्लियोटाइड लग रहे हैं वो किसके कंप्लीमेंट्री लग रहे हैं, डीएनए स्ट्रैंड के कंप्लीमेंट्री। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। जिस तरीके से हम लोग डीएनए पॉलीमरेज को क्या बोलते थे, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो टेम्पलेट था वो भी डीएनए था और जो सिंथेसिस हो रही थी चेन की वो भी डीएनए की चेन सिंथेसाइज हो रही थी। ये क्लियर हुआ यहाँ पे। अब देखिए ये जो हमारे पास है आरएनए पॉलीमरेज, इसकी कुछ सब यूनिट होती हैं। ठीक है, ये इसमें क्या होता है, इसकी जो सिंथेसिस होती है 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड से मिलकर के बना होता है। कौन कौन से, अल्फा मतलब यहाँ पे 2 अल्फा है इसलिए यहाँ पे अल्फा 2 लिख दिया गया है, बीटा, बीटा प्राइम एंड ओमेगा, ये जो होता है ये हमारे पास है आरएनए पॉलीमरेज। और इसके साथ जब ये सिग्मा फैक्टर को फैक्टर जुड़ जाता है तब इसको बोलते हैं होलोजाइम। तो आरएनए पॉलीमरेज इज अ होलोजाइम। होलोजाइम मतलब यहाँ पे कोर एंजाइम प्लस को फैक्टर से मिलकर के बना है। तो कोर एंजाइम वाला पार्ट जो होता है वो 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड से मिलकर के बना होता है। तो 5 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड कौन कौन सी हैं, अल्फा जिसको हम अल्फा 2 लिख दिए हैं, बीटा, बीटा प्राइम एंड ओमेगा। और ये क्या होता है, ये को फैक्टर की तरह वर्क करता है। ठीक है, अच्छा तो हमने यहाँ पे देखा कि जो होलो एंजाइम में कोर एंजाइम वाला पार्ट कौन सा है, कोर एंजाइम वाला पार्ट है ये अल्फा, बीटा, बीटा प्राइम एंड ओमेगा। एंड सिग्मा क्या करता है, सिग्मा को फैक्टर की तरह काम करता है, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इनिशिएशन फैक्टर बोलेंगे। ठीक है, अब इनके हम लोग अलग अलग रोल पढ़ लेते हैं। अल्फा सब यूनिट का जो रोल होता है ये
आरएनए पॉलीमरेज के इंट्रैक्शन में हेल्प करता है, किसके साथ, कुछ अदर रेगुलेटरी फैक्टर के साथ। मतलब अल्फा सब यूनिट जो होती है वो क्या करती है, इंट्रैक्शन बिटवीन आरएनए पॉलीमरेज एंड सम अदर रेगुलेटरी फैक्टर्स। ठीक है। बीटा बीटा प्राइम क्या करता है, मेन कैटालिटिक सेंटर होता है। कैटालिटिक सेंटर का मतलब, अगर मान लीजिए हमारे पास ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है और यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। ठीक है। यहाँ पे हम थाइमिन किस लिए लिख रहे हैं, थाइमिन इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये डीएनए का स्ट्रैंड है। ठीक है, टेम्पलेट। अब इसके कंप्लीमेंट्री हमको क्या लगाना है, न्यूक्लियोटाइड लगाना है। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड लगाने मेन कैटालिटिक सेंटर होता है वो क्या होता है, बीटा बीटा प्राइम होता है। ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए एडेनिन के कंप्लीमेंट्री क्या लग जाएगा, यूरेसिल, थाइमिन का एडेनिन, और यहाँ पे ग्वानिन है तो साइटोसिन, और साइटोसिन के ग्वानिन। तो ये जो काम करता है, मेन काम करता है बीटा बीटा प्राइम वाला। ओमेगा सब यूनिट का काम होता है असेंबलिंग ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज। क्या काम होता है, असेंबलिंग ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज को ये कह सकते हैं फैसिलिटेट द असेंबली ऑफ द पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज का वर्क करता है। अब सिग्मा फैक्टर का क्या काम है, मेन काम जो होता है वो होता है सिग्मा फैक्टर का। क्यों सिग्मा फैक्टर का होता है कि मान लीजिए ये हमारे पास स्ट्रैंड है, ठीक है, ये डीएनए की स्ट्रैंड है और ये हमारा प्रमोटर रीजन है। क्या है, प्रमोटर रीजन है। तो प्रमोटर रीजन को रिकॉग्नाइज करने का जो काम करता है वो करता है सिग्मा फैक्टर। याद रखिएगा, सिग्मा फैक्टर क्या करता है, प्रमोटर रिकॉग्निशन का काम करता है। और जब प्रमोटर रिकॉग्नाइज हो जाएगा साथ ही तभी हमारा जो है आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंस्टॉल होगा और उसके बाद फिर आरएनए चेन की सिंथेसिस होगी। अगर सिग्मा फैक्टर नहीं है तो यहाँ पे प्रमोटर रिकॉग्निशन नहीं होगा, भले ही कोर एंजाइम वाला पार्ट प्रेजेंट हो, मतलब अल्फा अल्फा बीटा बीटा प्राइम एंड ओमेगा प्रेजेंट हो, बट ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है। तो मेन इसके लिए कौन जरूरी है, सिग्मा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है प्रमोटर रिकॉग्निशन के लिए। जब प्रमोटर रीजन रिकॉग्नाइज हो जाएगा वहाँ हमारा कोर एंजाइम वाला पार्ट इंस्टॉल होगा और उसके बाद फिर यहाँ पे इस तरीके से इलॉन्गेशन हम लोग देखेंगे। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, आपने देखा कि आरएनए पॉलीमरेज क्या है, होलो एंजाइम है। क्यों होलो एंजाइम बोलते हैं, क्योंकि इसके दो पार्ट होते हैं, कोर एंजाइम एंड कोफैक्टर। तो ऐसा एंजाइम जिसमें कोर एंजाइम कोफैक्टर वाला पार्ट मिल करके बना होता है उसको बोलते हैं होलो एंजाइम। ठीक है। फिर हमने देखा कोर एंजाइम जो होते हैं उसके कितने सब यूनिट, 5 सब यूनिट हैं, अल्फा अल्फा बीटा बीटा प्राइम एंड ओमेगा। और कोफैक्टर या इनिशिएशन फैक्टर क्या होता है, सिग्मा फैक्टर होता है। ओके। फिर अल्फा सब यूनिट में हमने देखा क्या करता है, ये इंट्रैक्शन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज किसके साथ, सम अदर रेगुलेटरी फैक्टर के साथ हेल्प कराने का हेल्प करता है। बीटा बीटा प्राइम क्या करता है, मेन कैटालिटिक सेंटर है। ओमेगा सब यूनिट क्या करता है, फैसिलिटेट द असेंबली ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। सिग्मा फैक्टर क्या काम करता है, ये प्रमोटर रिकॉग्निशन का काम करता है। ठीक है। अब यहाँ पे मैकेनिज्म क्या है, तो जो मैकेनिज्म है वहाँ पे कितने स्टेप होते हैं ये सब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो अब एक चीज़ और यहाँ पे याद रखिएगा कि जो ट्रांसक्रिप्शन होती है प्रोकैरियोट के केस में वो होती है साइटोप्लाज्म में, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक के केस में हम लोग देखेंगे कहाँ होगी, वो न्यूक्लियस में होगी। बट आपको याद रखना है अभी कि जो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होता है वो कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको नहीं भूलनी है कि इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन सबका सब यहाँ पे होता है साइटोप्लाज्म में, क्योंकि इसके पास कोई और सेल ऑर्गेनल नहीं है। अब देखिए इसमें कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें 3 स्टेप जो इन्वॉल्व हैं, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। अब इनिशिएशन में होता क्या है, एक्चुअली इनिशिएशन में होता ये है कि जो हमारे पास प्रमोटर रीजन है, ठीक है, प्रमोटर रीजन है, मान लीजिए ये हमारे पास है डीएनए का स्ट्रैंड है, ये हमारे पास हो गया प्रमोटर रीजन और ये हो गया टर्मिनेटर रीजन, और ये हमारे पास स्ट्रक्चरल जीन वाला पोर्शन हो गया। तो यहाँ से मान लीजिए इनिशिएशन स्टार्ट होना है। तो ये जो प्रमोटर रीजन है, प्रमोटर रीजन में कुछ कंसेंसस सीक्वेंसेस होते हैं। व्हाट इज कंसेंसस सीक्वेंसेस? कंसेंसस सीक्वेंसेस का मतलब होता है रेजिस्टेंट टू चेंज कह सकते हैं, मतलब ऐसे सीक्वेंस जिसमें चेंज नहीं होता जब इवोल्यूशन हो रहा होगा तो, ठीक है। तो ऐसे सीक्वेंसेस को हम लोग बोलेंगे कंसेंसस सीक्वेंसेस, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि अगर ड्यूरिंग इवोल्यूशन हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड के जो होते हैं
ठीक है, सीक्वेंस होते हैं वो चेंज हो सकते हैं, बट कंसेंसस सीक्वेंसेस इसीलिए उनको बोलते हैं द सीक्वेंसेस विच रेजिस्टेंट टू चेंज, मतलब जिसमें चेंज नहीं होगा। अब ये क्या होते हैं, तो जब हमारे पास इनिशिएटर रीजन से 10 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर अप स्ट्रीम मतलब इधर, ठीक है, और डाउन स्ट्रीम मतलब इनिशिएटर सीक्वेंस के अंदर। अब ये जब हमारे पास इनिशिएटर सीक्वेंस के पहले जो सीक्वेंस होते हैं उनको बोलते हैं अप स्ट्रीम सीक्वेंस, और जो इनिशिएटर सीक्वेंस के बाद सीक्वेंस होते हैं उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम सीक्वेंस। अप स्ट्रीम को हम लोग नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं और डाउन स्ट्रीम को हम लोग पॉजिटिव साइन से डिनोट करते हैं। तो जितना भी नेगेटिव और वैल्यू लिखी होगी मतलब उतने सीक्वेंस पहले, ठीक है। तो जो कंसेंसस सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एट 10 and 35 सीक्वेंसेस, मतलब यहाँ पे 10 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पहले और 35 न्यूक्लियोटाइड पहले। और ये जो सीक्वेंस होते हैं इनका जो ऑर्डर होगा वो ये होगा TAAT, ठीक है, भूलना नहीं है। -10 कंसेंसस सीक्वेंसेस पे जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, TAAT, ओके। इसी तरीके से 35 न्यूक्लियोटाइड पहले, ठीक है, 35 न्यूक्लियोटाइड पहले जो कंसेंसस सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, TTGACA। तो आपने देखा कि जो इनिशिएटर रीजन है उससे 10 न्यूक्लियोटाइड पहले कौन सा कंसेंसस सीक्वेंस है, TAAT। मतलब हम यहाँ पे देख रहे हैं 10 न्यूक्लियोटाइड पहले कुछ हमारे पास कंसेंसस सीक्वेंसेस हैं 6 बेस पेयर के। ये देखिए कितने बेस पेयर हैं, 1 2 3 4 5 6 बेस पेयर के, जो कि कहाँ कितने न्यूक्लियोटाइड पहले प्रेजेंट है, 10 न्यूक्लियोटाइड। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं -10 न्यूक्लियोटाइड, -10 सीक्वेंसेस। और -35 सीक्वेंस में कंसेंसस सीक्वेंस का जो ऑर्डर है वो क्या है, TTGACA, ओके। अब -10 सीक्वेंस जो है इसको हम लोग दूसरा बोलते हैं प्रिबनॉव बॉक्स। क्या बोलते हैं, प्रिबनॉव बॉक्स, ठीक है। और -35 को बोलते हैं हम लोग रिकॉग्निशन बॉक्स। क्या बोलते हैं, रिकॉग्निशन बॉक्स। तो आप यहाँ पे याद रखिएगा कि इनिशिएशन में क्या होता है कि प्रमोटर रीजन में -10 न्यूक्लियोटाइड बेस पे पहले कुछ सीक्वेंस होते हैं जिनको हम लोग कंसेंसस सीक्वेंस बोलते हैं, और जिनका -10 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर पहले जो है कंसेंसस सीक्वेंसेस उनको बोलते हैं हम लोग TATAT, और -35 पे जो है वो है TTGACA, ठीक। -10 वाले को हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रिबनॉव बॉक्स बोल रहे हैं, और -35 वाले को क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं रिकॉग्निशन बॉक्स। माइनस क्यों डिनोट करते हैं, क्योंकि ये क्या है, इनिशिएटर रीजन से पहले है, ठीक है। अब प्लस होता तो क्या होता है, इनिशिएटर रीजन के बाद बोलते हैं हम लोग। तो इसको जो साइन है पॉजिटिव या नेगेटिव, इसको हम लोग पहले और बाद में बोलते हैं इनिशिएटर रीजन से। अब देखिए इसका मेन रोल क्या है, क्यों हम लोग प्रिबनॉव बॉक्स पढ़ते हैं। तो सिग्नम फैक्टर क्या करता है, ये जो कंसेंसस सीक्वेंस है इनको रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। और जब रिकॉग्नाइज करेगा तभी हमारा कोर एंजाइम वाला पार्ट वहाँ पे जाकर के बाइंड करेगा, और जब बाइंड करेगा तभी इनिशिएशन स्टार्ट होगा, मतलब ट्रांसक्रिप्शन वहाँ से स्टार्ट होगा। अदरवाइज जब तक रिकॉग्नाइज नहीं करेगा कंसेंसस सीक्वेंस को तब तक ये यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट नहीं होगा, ओके। अच्छा, जब ये रिकॉग्नाइज करता है कोर एंजाइम वाला पार्ट बाइंड हो जाता है और हमारे पास 8 to 9 बेसिस जो है वहाँ पे चेन RNA की सिंथेसाइज हो जाती है, तब सिग्मा फैक्टर जो है वो कोर एंजाइम को क्या कर देता है, छोड़ देता है, ठीक है। वहाँ से क्या हो जाता है, सिग्मा फैक्टर रिलीज हो जाता है। कब, जब हमारे पास RNA की चेन 8 to 9 बेसिस जो है वो सिंथेसाइज हो जाती है तब। तो आपने यहाँ पे देखा कि इनिशिएशन में प्रमोटर रीजन पे कुछ सीक्वेंसेस होते हैं जिनको हम लोग कंसेंसस सीक्वेंसेस होते हैं। कंसेंसस सीक्वेंसेस होते क्या हैं, जो कि क्या होते हैं, जिनमें चेंज नहीं होता, ठीक है, ड्यूरिंग इवोल्यूशन। अब यहाँ पे आपने देखा ही है कि ट्रांसक्रिप्शन का जो ओरिएंटेशन होगा न्यू स्ट्रैंड की वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होगी। मतलब जो हमारे पास न्यू चेन सिंथेसाइज हो रही है वो कैसी होगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो ये भी आपको नहीं भूलना है, जिस तरीके से DNA में भी चेन जो सिंथेसाइज हो रही थी वो किस डायरेक्शन में हो रही थी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। अब यहाँ पे डायग्राम के थ्रू भी देख लेते हैं, ठीक है। ये NCERT का डायग्राम है, ये डायग्राम आपको याद रखना है क्योंकि कैसे देता है बता रहा हूँ। यहाँ पे मान लो सिग्मा भी बना हुआ है ना, वहाँ पे दे देगा A,
ठीक है। और यहाँ पे पूछ लेगा कि क्या कहते हैं, ये सिग्मा फैक्टर ना दे करके इसको पूछ सकता है कि ये क्या है, या यहाँ पे सिग्मा फैक्टर दिया है तो ये पूछ सकता है कि सिग्मा क्या होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशिएटर फैक्टर भी बोलते हैं, या कह सकते हैं प्रमोटर रिकॉग्निशन फैक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हुआ, प्रमोटर रीजन है ये, सिग्मा फैक्टर रिकॉग्नाइज किया, कोर एंजाइम यहाँ पे बाइंड हुआ, जैसे ही कुछ चेन सिंथेसाइज हुई, अब देखिए सिग्मा फैक्टर क्या हुआ, कोर एंजाइम को यहाँ पे छोड़ दिया। तो ये प्रोसेस क्या थी, इनिशिएशन थी। अब जैसे ही ये इसको छोड़ दिया, अब यहाँ पे मतलब चेन इलोंगेट मतलब इंडिपेंडेंट हो गया कोर एंजाइम। अब ये सिंथेसाइज कर लेगा चेन का कहाँ तक, टर्मिनेटर रीजन तक। तो ये हो गया हमारा इलोंगेशन। जैसे ही टर्मिनेटर रीजन पे पहुंचता है तो टर्मिनेशन हमारे पास दो तरीके का होता है, एक तो रो डिपेंडेंट और रो इंडिपेंडेंट। तो बेसिकली जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक में देखने को मिलता है वो रो डिपेंडेंट होता है। रो डिपेंडेंट का मतलब रो फैक्टर बाइंड करेगा कहाँ पे, होता क्या है, कैसे होता है टर्मिनेशन, एक यहीं पे देख लेते हैं, फिर टर्मिनेशन समझेंगे भी। यहाँ पे रो फैक्टर इस तरीके से 5 प्राइम एंड पे बाइंड करता है और इस तरीके से मूव करता चला जाता है। जब ये कहाँ पहुँचता है, मान लीजिए चेन यहाँ तक होती, ये जब आरएनए डीएनए हाइब्रिड तक पहुँचेगा और यहाँ पे हमारे पास होता है आरएनए पॉलीमरेज। तो ये क्या करता है, जब ये आरएनए पॉलीमरेज के अंदर आरएनए डीएनए हाइब्रिड वाले रीजन में पहुँचेगा तो ये क्या करा देता है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनी रहती है किसके बीच में, आरएनए स्ट्रैंड और टेम्पलेट स्ट्रैंड के बीच में, तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ये ब्रेक करवाता है। जैसे ही ब्रेक कराएगा वैसे ही हमारे पास जो आरएनए की चेन है वो रिलीज आउट हो जाएगी टेम्पलेट स्ट्रैंड से और वहाँ पे टर्मिनेशन हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि सिग्मा फैक्टर तो इनिशिएट कराने के लिए वर्क करता है और रो फैक्टर क्या करता है, टर्मिनेट कराने के लिए। तो आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है कि अगर आरएनए पॉलीमरेज से रो फैक्टर बाइंड कर जाएगा तो वहाँ पे टर्मिनेशन हो जाएगा। और रो फैक्टर है क्या, रो फैक्टर होता है ये आरएनए डायरेक्टेड हेलिकेज होती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हेलिकेज का काम करता है। हेलिकेज का क्या काम होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को वो भी ब्रेक करता है। तो रो फैक्टर भी क्या है, ये आरएनए और डीएनए का जो हाइब्रिड है उनके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करा दे रहा है, जिसके कारण ये आरएनए की चेन रिलीज हो जा रही है। तो आपने देखा इनिशिएशन में देखा कि सिग्मा फैक्टर बाइंड किया आरएनए पॉलीमरेज से, ठीक है, और ये स्टार्ट हो गया। और फिर इलॉन्गेशन में देखा कि सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज को छोड़ दिया और हमारे पास कोर एंजाइम वाला पार्ट जो है वो इलॉन्गेशन करा रहा है। फिर टर्मिनेशन में हम देखेंगे कि रो डिपेंडेंट और रो इंडिपेंडेंट दो तरीके के होते हैं, बट बेसिक मोस्टली प्रोकैरियोट्स के केस में रो डिपेंडेंट होता है। रो फैक्टर क्या है, ये 5 प्राइम एंड पे बाइंड करता है और इस तरीके से मूव करता चला जाता है। और जब आरएनए पॉलीमरेज के अंदर जहाँ पे आरएनए डीएनए हाइब्रिड बना हुआ है वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करवाएगा और ये आरएनए स्ट्रैंड की चेन को रिलीज आउट कर देगा वहाँ से। तो ये है हमारे पास टर्मिनेशन। तो अब देखिए इलॉन्गेशन क्या है, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे कोर एंजाइम मूव्स अलोंग द टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है, टेम्पलेट स्ट्रैंड के अलोंग मूव करता रहता है और एक्सटेंड आरएनए चेन, और हमारे पास आरएनए की चेन सिंथेसाइज होती चली जाती है। अच्छा, जो आरएनए की चेन सिंथेसाइज होने की रेट है वो क्या है, 40 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड। कितना है, अप्रॉक्स कितना है, 40 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड। और टेम्परेचर कितने टेम्परेचर पे, 37 डिग्री टेम्परेचर पे, ठीक है। अच्छा, अब टर्मिनेशन में भी देखिए क्या है, रो फैक्टर इज एन एटीपी डिपेंडेंट, मतलब एटीपी की जरूरत पड़ेगी वहाँ पे। तो आप याद रखिएगा कि जो टर्मिनेशन होता है अगर रो डिपेंडेंट है तो क्या होगा, एटीपी की जरूरत पड़ेगी। रो फैक्टर इज एन एटीपी डिपेंडेंट आरएनए स्टिमुलेटेड हेलिकेज। अब देखिए आरएनए स्टिमुलेटेड हेलिकेज, इट बाइंड टू आरएनए एट 5 प्राइम एंड एंड रीचेज द आरएनए डीएनए हाइब्रिड, आरएनए डीएनए हाइब्रिड तक पहुंचेगा इन द आरएनए पॉलीमरेज एंड ब्रेक्स द हाइड्रोजन बॉन्ड एंड रिलीज द आरएनए। तो जो चीज़ अभी हमने पीछे देखी यहाँ पे, ये क्या करता है, देखो यहाँ पे 5 प्राइम एंड पे बाइंड करेगा, मूव करेगा इस तरीके से और आरएनए पॉलीमरेज के अंदर पहुँच जाएगा। और यहाँ पे जहाँ आरएनए डीएनए हाइब्रिड है तो उनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनी हुई है अभी उसको ब्रेक करवा देगा, और ब्रेक कराने के बाद आरएनए की चेन रिलीज हो जाएगी। अब इसको हम लोग एक एनिमेशन के थ्रू भी देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास टेम्पलेट स्ट्रैंड है और ये हमारे पास आरएनए के न्यूक्लियोटाइड ऐड होते चले जा रहे हैं ना, और ये आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है, होते चले जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे थाइमिन है, एडनिन हो गया, एडनिन था हो गया। अब ये जो बनता चला जा रहा है स्ट्रैंड, ये क्या है, आरएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है। अब देखिए इस तरीके से मूव करता हुआ चला जाएगा डीएनए, टर्मिनेटर रीजन आएगा। जैसे ही टर्मिनेटर रीजन आएगा वहाँ पे दिखाया नहीं है रो फैक्टर का, रो फैक्टर बाइंड करेगा इसके और यहाँ पे अंदर चला जाएगा। और आरएनए डीएनए हाइब्रिड वाली जो चेन होगी वहाँ पे, अब देखिए आरएनए का स्ट्रैंड ये क्या हो गया,
लीव हो गया, बाहर हो गया स्ट्रैंड से। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है प्रोकैरियोटिक सेल में, और इसमें कौन कौन से स्टेप हैं। तो कौन कौन से स्टेप थे? इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। ठीक है, तो आप लोग ईजिली यहाँ से देख सकते हैं। तो आप लोग इसी तरीके से देखते रहिए और लेक्चर्स को अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करिए, जिससे कि उनको भी बेनिफिट हो।